मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सनाउल्लाह खान आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरीके से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। वीडियो में आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी वजह से आपने उसे लाइक किया है, शेयर किया है और कुछ ना कुछ कमेंट भी के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश की है। शुक्रिया एक बार फिर आपका तहे दिल से। चलिए, हम डिस्कस कर रहे थे अपना हिंदी टॉपिक, सामान्य हिंदी का वर्णमाला। वर्णमाला डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस किया था वर्ण, अक्षर और शब्द क्या होता है। तो बेसिकली एक बार हल्का सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। देख लेते हैं। पहले मैंने डिस्कस किया था वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? आपने आयोग हर साल कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है, वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है, जिसे कहा जाता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। और अक्षर क्या है? वर्णों से मिलकर ही, ध्वनियों से मिलकर ही क्या बनता है? अक्षर मिलता है। और मैंने आपको बताया था शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। अब देखिए, दो वर्ड को पकड़ने का खेल है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाएगी? आपकी वर्ड कहलाएगी। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? आपकी शब्द कहलाएगी। सार्थक कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अर्थ देने वाला। सार्थक का मतलब है कुछ ना कुछ अर्थ देने वाला। जैसे मैंने कहा था, आपको बताया था कमल। कमल कमल क्या कर रहा है? आपका अर्थ दे रहा है, इसलिए कमल क्या है आपका? भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? आपकी कमल है। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई कमल है। और मैंने कहा का, तो ये का क्या है आपका? ये क्या है? आपका अक्षर है। और मैंने कहा का हलंत। हलंत का मतलब होता है आपका आधा। जहां पर अगर आपको हलंत लगा मिल जाए तो एकदम समझ लीजिए ये वर्ड कैसा है? आपका आधा है। इसका मतलब ये क्या है? आपका वर्ड है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो हमने वर्ण को देखा, ये आपका वर्ण कहलाता है, ये आपका वर्ड हुआ, ये आपका अक्षर हुआ और ये आपका शब्द हुआ। यहां तक हमारी चर्चा हुई थी। हमने कुछ सिलेबस डिस्कस किया था। आज का टॉपिक जो हमारा है बेसिकली है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। कैसा समूह? वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। एक नंबर का प्रश्न आयोग आपसे पूछता है, आयोग आपको दे देता है, कहता है बताइए वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्ण समूह कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, व्यवस्थित समूह कहलाता है। इस तरीके से वो आपके ऑप्शन रख देता है और हम लोग क्या कर देते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? बेसिक से बेसिक लेके चलना है, एक एक चीज को क्लियर करना है। मैं आपसे बिल्कुल, आप उस पर भरोसा बनाए रखिए, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करा दूंगा। सामान्य हिंदी का एक भी टॉपिक नहीं रहने दूंगा और आपके जो एग्जाम में आएगा कम से कम अराउंड टू 90 to 95% आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आयोग क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाता है और साथ ही साथ अब थोड़ा सा टेक्निक भी चेंज कर रहा है। तो देखिए, मैंने बताया आपको, हम शुरुआत कर रहे हैं वर्णमाला की। तो देखिए, वर्णमाला मैंने आपको बताया, वर्णमाला 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 क्या होती है? वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। एक सवाल ये बन गया कि भैया वर्णमाला किसे कहते हैं? आयोग पूछता है। तो वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? सबसे आसान सवाल। लोग कोई मारते हैं 47 बताते हैं, कोई 45 बताते हैं, कोई 49 बताते हैं। और आयोग ने आपसे कहा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है वर्ण? 52 वर्ण है। 52। इन 52 वर्णों को ही हमें देखना है, कैसे कैसे 52 वर्णों का विभाजन है। हिंदी वर्णमाला में वर्णमालों को दो तरीके से विभाजित किया गया है, एक स्वर में और एक व्यंजन में। यही हम देखेंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला में वर्णों को देखेंगे। देखिए, मैंने आपसे बताया था बेसिक जानना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले हम पूरे के पूरे 52 वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको दिखाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है इसे कंठस्थ करना, एक एक वर्ड को याद करना। जब मैं आने वाले डेज में, जब मैं लाइव आऊंगा आपके साथ, तो आपसे मैं डायरेक्ट पूछूंगा कि बताइए भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? बताइए भाषा की सबसे सार्थक इकाई किसे कहते हैं?
बताइए वर्णों का क्रमबद्ध समूह किसे कहते हैं? बताइए वर्णों का व्यवस्थित समूह किसे कहते हैं? यही चीजें हैं जो आपका आयोग पूछता है हल्का सा, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए 52 वर्ड कौन से हैं वर्णमाला के, देखते हैं 52 वर्ड वर्णमाला के कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वरों के साथ। सबसे पहले आता है आपका छोटा आ, फिर आता है बड़ा आ, फिर आता है छोटी ई, फिर आता है बड़ी ई, फिर आता है आपका छोटा ऊ, फिर आता है बड़ा ऊ, जैसे ऋषि, ए, ओ, औ, अंगा और आ। इसके बाद आपका क्रमबद्ध का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, अय्या, ता, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, छात्रा, ज्ञा, श्रा और पढ़ा। देखिए ये देखिए आप वर्णमाला क्या है, ये वर्णमाला। देखिए गिन लीजिए कितने वर्ड है, मैंने आपको बताया 52 वर्ड है। तो स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 आपके ये मिलके हो गए 13। और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे और 5 वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल 25। ये कितने हो गए आपके 25। उसके बाद देखिए 4 ये हो गए आपके 4 और 4 ये हो गए 29 4 33 33 और 4 आपके 37 और 2 ये हो गए 39 और 13 कितने हो गए आपके 52। तो देखिए 52 वर्णमाला। आपसे सवाल आता है वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, तो 52 वर्ड वर्णमाला में कहलाए जाते हैं बेसिक। उसके बाद अब डिवीजन देखिए। अब बात आ जाती है वर्णमाला के बाद इन्हें विभाजित किया गया है। तो वर्णमाला को 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, आपको स्वर में और व्यंजन में। देखिए सवाल आता है, आयोग पूछता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कोई बताता है 10, कोई बताता है 9, कोई बताता है 11, कोई बताता है 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो देखिए मैं आपको बता दूं हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में आपकी क्या है, स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपकी 11। कितनी हो गई आपकी 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है आपकी 11 है। उसके बाद देखिए 2 ये हैं। आप कहेंगे सर लिखा तो स्वर में है लेकिन इस स्वर में काउंट नहीं होता। कभी कभी 13 मान ली जाती है लेकिन 13 नहीं होती है। स्वरों की संख्या आयोग जो मानता है 11 मानता है। ये जो 2 हैं अंगा और आहा, इन्हें कहा जाता है अयोग्य वहा। इन्हें क्या कहा जाता है, अयोग्य वहा। अब अयोग्य वहा क्यों कहा जाता है, देखिए हर चीज का कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ये स्वर हैं, अब बात आ जाती है सर स्वर क्या होते हैं। तो देखिए सर स्वरों की संख्या मैंने बताई 11। स्वर क्या होते हैं, हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियां, हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियां निर्बाध रूप से जो निकलती हैं, जीवा मुख के माध्यम से जो निकलती हैं, स्वतंत्र रूप से वो क्या कहलाती हैं, आपकी स्वर कहलाती हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है सर हिंदी वर्णमाला में 11 है। 2 जो आपके बचे, ये 2 क्या है सर आपके अयोग्य वहा। तो अयोग्य वाह की संख्या कितनी हो गई, अयोग्य वाह कितने हो गए सर आपके 2 हो गए। तो ऐसे 11 और 2 ये कितने हो गए 13 हो गए। अब बात आ जाती है सर व्यंजन। तो देखिए व्यंजन क्या होता है सर, ऐसे वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। इसीलिए हिंदी वर्णमाला में सवाल अगला पुटअप हो जाता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब आप कहेंगे सर 11 और 2 13 घटाए 52 में से आपने सर 13 घटाए बचे 39। आप कहने लगेंगे सर व्यंजनों की संख्या तो 39 हो गई। नहीं,
व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब इन्हें 33 को देखना व्यंजन कैसे होते हैं 33। तो देखिए मैंने कहा इसे क्या बोलते हैं? का। स्टार्टिंग किससे होता है? का। तो 1 2 3 4 5, तो इस पूरी लाइन को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है का वर्ग, क्योंकि का से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए इसका नाम क्या है? का वर्ग। ये हो रहा है आपका चा से स्टार्ट इसीलिए इसका नाम है चा वर्ग। ये हो रहा है आपका टा से स्टार्ट इसीलिए इसका नाम है टावर। ये हो रहा है आपका ता से स्टार्ट इसीलिए इसका नाम है टावर। ये हो रहा है आपका पावर। ये 5 वर्ग कहलाते हैं जिसे कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। तो पहले मैं बता रहा था 33 व्यंजन कैसे हैं। तो देखिए 5 गुणा 5 ऐसे 5 ऐसे, तो ये हो गया 25। ये हो गया आपके 25 व्यंजन ये, 4 व्यंजन ये, 4 ये। तो देखिए 25 4 29 और 4 33, तो 33 व्यंजन हो गए। अब इन 33 व्यंजनों को देखना है कि इन 33 व्यंजनों को, देखिए 33 व्यंजन कौन से हैं एक बार और सुन लीजिए। 25 व्यंजन ये हैं, 4 व्यंजन ये हैं, 4 व्यंजन ये। अब मैं इनका नामकरण बताऊंगा। 33 व्यंजन हो गए, तो देखिए 13 और 33 कितने हो गए? 46 और 4 ये व्यंजन है ये वाले भी, जिन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अभी मैं बताऊंगा क्या कहा जाता है कि संयुक्त व्यंजन, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो कितने हो गए? 50 और 2 ये होते हैं, इनका नाम भी मैं अभी बताऊंगा। कितने हो गए आपके? 52। ऐसे आपका डिवीजन है। तो मैंने बताया 11 स्वर, 2 अयोग्य, 25 व्यंजन, 4 आपके संयुक्त व्यंजन, 2 अलग व्यंजन, ये हो गए 52। अब देखिए 25 व्यंजन जो होते हैं इनका एक नाम और है, बार बार आप आयोग कहता है 25 व्यंजनों को, 25 व्यंजन इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है इसे? स्पर्श व्यंजन। तो देखिए स्पर्श क्यों कहा है, एक बात और मैं बताना चाहता हूं। याद रखिए जब आपके जहन में क्यों का आंसर मिल जाए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्यों कहा जाता है, जब देखिए कोई भी चीज आप बोले क्यों और क्यों का आंसर मिल जाए तो समझ लीजिए मजा आ गया जवाब देने में। तो मैंने कहा इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये जो का वर्ग के हैं, चा वर्ग के हैं, टा वर्ग के हैं, ता वर्ग के हैं, पा वर्ग के, इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श क्यों कहा जाता है? देखिए कहीं ना कहीं ये व्यंजन जब मुख से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, चाहे वो आपके जीवा पे स्पर्श करें, चाहे वो आपके ओष्ठ पे स्पर्श करें, चाहे वो आपके मूर्धा पे स्पर्श करें। इनका उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं हमारे मुख से निकले हुए वर्ड कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शीय व्यंजन। नंबर पहली बात, इनका दूसरा नाम क्या है? क्योंकि मैंने कहा का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, इसलिए इनका नाम क्या है आपका? वर्गीय व्यंजन। दूसरा नाम क्या है इसका? वर्गीय व्यंजन। देखिए पहला नाम क्या हो गया इसका? स्पर्श व्यंजन। दूसरा नाम क्या हो गया? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय क्यों भैया? इन्हें अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन है। सर मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताइए मैम, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखिए मैम, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग जो भी है ये पांचों के पांचों क्या है? वर्गीय व्यंजन। सर ये पांचों के पांचों आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन। इन्हें और भी नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है उदित व्यंजन। एक नाम और है सर इनका नाम है सर इनका उदित व्यंजन। ये अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, हो सकता है इनकेस आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आपसे पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए, वर्गीय व्यंजनों की संख्या बताइए। तो कितनी हो गई सर आपकी? 25। तो देखिए मैंने आपको बताया कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। देखिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं, कुल व्यंजनों की संख्या 33। और आपसे बात आ जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब बात आ जाए आपसे 25 हो गई तो बचे सर 9, तो बचे कितने? 9। तो सर 9 व्यंजन कौन कौन से हैं? तो 25 और 4 ये तो या वर्ग है, या रा लावा, इन्हें कहा जाता है अंतस्तीय व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है सर आपका? अंतस्तीय व्यंजन। यारा लावा को क्या कहा जाता है? अंतस्तीय। तो देखिए 25 और 4 कितने हो गए? 29। बचे कितने? 4 व्यंजन। सर कितने बचे? 4 व्यंजन। तो देखिए 4 व्यंजन कौन कौन से बचे? शा, शा, साहा। इन 4 व्यंजनों को सर क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। तो ये क्या हो गए सर आपके? ऊष्म व्यंजन। तो देखिए मैंने कहा 25 और 4 29 और 4 33। तो देखिए सर बात समझ में आई नहीं आई? व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई सर? 33।
33 व्यंजन, कभी भी सर 37 व्यंजन नहीं मानने हैं, कभी भी 39 व्यंजन नहीं मानने हैं। सर आयोग जो आपसे पूछेगा, आयोग कहेगा कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, क्योंकि हमने अगर इन्हें काउंट कर लेते, इनको क्यों नहीं माना गया है व्यंजन जो आगे वाले 4 हैं? क्योंकि भाई इन्हें क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन। कहीं ना कहीं 2 व्यंजन, ये स्वर या व्यंजन आपस में मिलकर इनका वर्णों को उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है सर? आपका संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 जो बचे आपके, क्या बचे सर? ये आपके संयुक्त व्यंजन। क्या बचे सर? ये आपके संयुक्त व्यंजन। तो देखिए 4 अंतस्थित व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, तो कुल व्यंजन 33, और फिर 4 जो अगले आए वो आए संयुक्त व्यंजन। और ये जो 2 बचे, अब बात हल्की सी एक बार और, 2 बचने से पहले ये बता दूं इन्हें ऊष्म क्यों कहा जाता है। देखिए इन वर्णों को उच्चारण करते समय, या इन्हें अंतस्थित व्यंजन क्यों कहा जाता है? इन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे वर्ण अंदर से निकलते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है अंतस्थित। और ऊष्म क्या कहा जाता है सर? ऊष्मा जब आप बोलेंगे, देखिए शा या शा, हमेशा याद रखिए मैं हूं, कोई भी हो सर, जब भी शलजम बोलता है या षटकोण बोलता है, कोई भी बात बोलता है तो सर पेट चिरा शा बोल देता है, या मूर्धन्य शा बोल देता है, या तालव्य तालु या मूर्धन्य, जो भी सर व्हाटएवर जैसे बोलना चाहता है, ये शाह है या ये शाह है, इस तरीके से बोल देता है। हमेशा कंफ्यूज रहता है सर, कभी ये नहीं बोलता कि शाह बोलेगा, लेकिन हमेशा रहता है कि छोटा शाह है या बड़ा शाह है। सब तो समझ में आ जाता है, लेकिन शाह और शाह में उच्चारण में हल्का सा है, तालु और मूर्धा का खेल है। उसके बाद इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊष्मा दी जाती है, बोलने में फोर्स लगाया जाता है, ऊष्मा का परिणाम होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। उसके बाद बचा संयुक्त व्यंजन। तो भैया इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? कम से कम 2 व्यंजन या वर्ड कहीं ना कहीं जाके इससे मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। मैं भी आपको बताऊंगा ये संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयोग आपसे पूछता है संयुक्त व्यंजन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, वो हल्का सा दे देता है आपको, और हम सोचते हैं यार शा पे हलंत लगा हुआ था या का पे हलंत लगा हुआ था। अभी देखेंगे, एकदम समझ में हो जाएगा पूरा का पूरा वर्णमाला का ये बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे जो भी चीज है। तो देखिए ड़ा और ड़ा, ये क्या है? इन्हें कहा जाता है उत्क्षेपित व्यंजन। तो इसका नाम क्या है सर? आपका उत्क्षेपित व्यंजन। इसका नाम क्या है सर? उत्क्षेपित। अब देखिए सर इसे उत्क्षेपित व्यंजन क्यों कहा? कितना जबरदस्त है सर, क्यों का जवाब पड़ा, उत्क्षेपित क्यों कहा? उत्क्षेपित का व्यंजन जब ये है, जब आप इस ऋणा का उच्चारण करेंगे, आप बोलेंगे सड़क। देखिए मैंने कहा सर ये जो ड़ा है, इसको मैंने अगर लिख दिया सड़क, मैंने लिखा सर सड़क। अब इस ड़ा को बोलना है, जब आप लड़ा को बोलेंगे तो ड़ा में जीभ ऊपर जाएगी, मूर्धा पे बोलिए ड़ा। जब आप ड़ा बोलेंगे ऊपर जाने के बाद जीभ नीचे से खटक जैसे गिरेगी। देखिए बोलिए सर आप, मैडम आप बोलिए ड़ा ऊपर जाएगी और धड़ाम जैसे गिर जाएगी। इसका मतलब क्या रहा? उत्क्षेपित, ऊपर जाके धड़ाम जैसे गिर जाना, इसी को तो कहते हैं उत्क्षेपित। इसीलिए इसका नाम क्या है? ड़ा का नाम क्या है? उत्क्षेपित व्यंजन। उसके बाद दूसरा नाम और है, आयोग आपसे पूछता है इसका दूसरा नाम बताइए। इसका दूसरा नाम है द्विगुण व्यंजन। क्या नाम है इसका? द्विगुण, डबल गुण है भैया। उत्क्षेपित के साथ साथ इसका नाम क्या है? इसका नाम है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण कैसे है सर? अभी तो आपने बताया उत्क्षेपित। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं मैडम, आपको बहुत आसान वे में एक एक चीज क्लियर कराता चलूंगा। बस आप संयम बनाए रखें, मेरी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे ज्यादा शेयर करें। देखिए मैंने बात की उत्क्षेपित, उत्क्षेपित मैंने आपको समझा दिया। बात आ गई द्विगुण। द्विगुण का मतलब है डबल गुण देना। जैसे मैंने कहा सड़क, तो सड़क में देखिए ये जो ड़ा है, ये ड़ा है, एक तो ड़ा बन रहा है सड़क के साथ। अब सड़क में मैंने नुक्ता हटा दिया, भाई मैंने नुक्ता हटा दिया तो बना क्या? डा, और मैंने डा को कर दिया डाकू, डाकू कर दिया डाकू। तो देखिए डा के डबल रूल है, एक तो आ रहा है डाकू में, और अगर इसमें नुक्ता लगा रहा हूं तो किसमें आ रहा है? सड़क में आ रहा है। एक तो डा का समझिए, जब मैं डा में नुक्ता लगा रहा हूं तो बन रहा है ड़ा, और ड़ा किसमें आ रहा है? सड़क में, और जब नुक्ता हटा रहा हूं तो बन रहा है डा। इसका मतलब क्या है? ये द्विगुण है, डबल गुण वाला है, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन। और तीसरा नाम जो इसका है सर वो है गौण व्यंजन। नाम क्या है सर इसका? तीसरा गौण व्यंजन। चौथा नाम क्या है सर? इसके 3-4 नाम है, तो तीसरा नाम क्या कहते हैं सर? इसे कहा जाता है सर गौण व्यंजन। उसके साथ सर चौथा नाम जो इसे दिया गया है वो दिया गया नव विकसित व्यंजन। क्या नाम दिया गया है सर इसे? हल्का सा नव विकसित व्यंजन। इसलिए इसका अगला नाम क्या है सर? नव विकसित, क्योंकि सर ये क्या हुए हैं सर? आपके विकास हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है सर? नव विकसित व्यंजन। तो देखिए ये बेसिक वर्णमाला थी हमारी। आगे जो हम चलेंगे सर स्वर में चलेंगे, आगे जो चलेंगे सर हम
किस में चलेंगे? व्यंजनों में चलेंगे। तो बेसिक बेसिक सवाल देखिए, सबसे पहले वर्णमाला में ये याद करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं ये कितने वर्ड हो गए? 52 वर्ड। 52 वर्ड में सवाल आता है, बताइए अंतस्थित व्यंजन की संख्या कितनी है? तो कितनी है सर? 4। सवाल आता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे सर 25। आपसे सवाल पूछा जाएगा सर ऊष्म व्यंजन सवाल पूछा जाएगा आपसे ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे सर 4। मैं पूछूंगा सवाल आपसे, बताइए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 4। मैं पूछूंगा सर उत्क्षेपित व्यंजन की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 2। ये बेसिक है। उसके अलावा इसमें और भी चीजें पूछ ली जाती हैं। एक सवाल ये आता है आपका, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा कहलाता है? बहुत बार आयोग सवाल उठाता है। स्पर्श व्यंजन तो है, लेकिन एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी क्यों कहा गया भैया? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? तो ये जो सर चा वर्ग है, ये जो चा वर्ग है, इस चा वर्ग को, ये जो चा वर्ग है, इसे कहा जाता है सर स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी इसे क्या कहा जाता है? चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी। अब इसे स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जा रहा है? स्पर्श संघर्षी का मतलब है कहीं ना कहीं सर स्पर्श तो कर ही रहा है, स्पर्श व्यंजन नहीं, वो संघर्षी कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। जब आप वर्णों को उच्चारण कर रहे हैं, आप बोले चा, आप बोले छ, आप बोले झ, ये क्या है? बेसिकली आपका सर क्या है? सॉरी, कहीं ना कहीं हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी। उसके बाद क्या आता है? एक व्यंजन और कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन को। इसके शुरुआत के जो व्यंजन है, इस शा वर्ग को क्या कहा जाता है? संघर्ष व्यंजन। इसे क्या कहा जाता है सर? आपका संघर्षी व्यंजन। इसे क्या कहा जाता है सर? आपका संघर्षी व्यंजन। कभी सवाल आए, आयोग हल्का सा कंफ्यूज कराने के लिए दे देता है, आपको कह देता है चा वर्ग जो है ये संघर्षी व्यंजन है, ये स्पर्श संघर्षी है। तो ध्यान रखना, चा वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी है, और ये जो शा वाला है, जो ऊष्म व्यंजन है, वो कैसे है? संघर्षी व्यंजन है। ध्यान देना, आपको धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी, एक एक चीज क्लियर आएगी, आप समझते रहेंगे, आपको मजा आता रहेगा। धीरे धीरे हमारी ये चेन आपकी आगे बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कह सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक जो हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे सर वर्णमाला में जो विभाजन है, स्वरों का विभाजन और व्यंजनों का विभाजन। देखेंगे स्वरों का विभाजन कैसे है, कैसे स्वरों को जाति के आधार पर बांटा गया है, कैसे स्वरों को सब उच्चारण के आधार पर काटा गया है, कैसे स्वरों को मुखाकृति के आधार पर बांटा गया है, कैसे स्वरों को जीवा के जीव के आधार पर बांटा गया है, कैसे स्वर को ओष्ठ के आधार पर बांटा गया है। धीरे धीरे हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आशा करता हूं ये वीडियो भी मेरी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आप अपने कौटिल्य एकेडमी जो चैनल है इसको आगे ज्यादा बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।